तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि इस प्रकार से रहने वाला है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि निबंध क्या है, हिंदी निबंध के इतिहास पर प्रकाश डालिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके एमए हिंदी थर्ड सेमेस्टर के पेपर 2, जिसका विषय है हिंदी निबंध तथा अन्य गद्य विधाएं, के लिए वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका उत्तर जाने उससे पहले हम ये जानते हैं आखिर ये निबंध होता क्या है, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो निबंध जो शब्द है वह दो शब्दों नी और बंद, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। नी का अर्थ होता है विशेष रूप से और बंध मतलब बंधा हुआ, यानी कि ऐसी रचना जो विशेष रूप से बंधी हुई हो, ऐसी विधा में कुछ ऐसा लेख जो विशेष रूप से बंधा हुआ हो, निबंध कहलाता है। निबंध को अंग्रेजी में ऐसे भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि निबंध को अंग्रेजी में ऐसे भी कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उस सामग्री पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे निबंध की परिभाषा क्या है, यानी कि दोस्तों निबंध की मुख्य परिभाषा क्या है, सबसे सटीक परिभाषा के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे विद्वानों के अनुसार निबंध की परिभाषा, यानी कि अलग अलग विद्वानों के अनुसार निबंध की क्या परिभाषा है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे निबंध के प्रमुख अंगों के बारे में, यानी कि दोस्तों निबंध के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनसे हम एक सटीक निबंध का लेखन कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी निबंध के इतिहास के बारे में। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले बात कर देता हूं निबंध का विकास क्रम के बारे में, यानी कि निबंध के प्रकार के बारे में। विकास की दृष्टि से निबंध के प्रकार, या काल या समय की दृष्टि से निबंध के प्रकार। तो निबंध 4 प्रकार के हैं इस दृष्टि से यदि बात की जाए। सबसे पहला है प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल में जो निबंध लिखे गए, प्रारंभिक काल से मतलब है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब होता है पहले। तो इस काल के जो प्रमुख निबंधकार थे राजा राममोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो ये जो थे जो प्रारंभिक काल के प्रमुख निबंधकार थे। इसके बाद है विकासशील काल। ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक, जो कुछ दशक रहे उसमें जो रहा, ये जो समय रहा हुआ है विकासशील काल के निबंध से जाना जाने लगा। इसके जो प्रमुख निबंधकार थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये विकासशील काल के प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। इसके बाद आधुनिक काल, जो कि स्वतंत्रता के बाद का समय है, इसमें जो प्रमुख निबंधकार थे वो डॉक्टर नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र और रामविलास शर्मा। और दोस्तों इसके बाद नंबर 4 समकालीन काल। समकालीन काल है, यानी कि इसे हम कहते हैं वर्तमान युग, यानी कि 2000 के बाद का जो समय है उसे हम वर्तमान युग मान सकते हैं। तो इस युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उसमें है कृष्णा सोती और पुनमेश्वर मिश्र। तो इस प्रकार से निबंध को विकास क्रम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है और चारों भाग की अपन ने चर्चा कर ली। तो दोस्तों अब जानते हैं निबंध की परिभाषा। तो दोस्तों निबंध की परिभाषा में हम सर्वप्रथम लिखेंगे कि निबंध एक संक्षिप्त लेख होता है जिसमें किसी विशेष विषय पर लेखक अपने विचारों, अनुभवों या जानकारी को सुव्यवस्थित और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। जी हाँ दोस्तों, निबंध है वह एक संक्षिप्त यानी कि छोटा लेख होता है जिसमें किसी विशेष विषय पर, कोई भी एक विशेष विषय होगा, उस पर जो लेखक है यानी कि निबंधकार है वह अपने विचारों को, अपने अनुभवों को और जानकारी को एक सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से बंधा हुआ, व्यवस्थित ढंग से और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य पाठक को किसी विषय के बारे में जागरूक करना और उसे समझाना होता है। तो निबंध का जो उद्देश्य होता है वह होता है पाठक को जागरूक करना, यानी कि जो भी विषय है उस विषय के प्रति पाठक को जागरूक करना। हालांकि दोस्तों निबंध का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता है, बल्कि पाठक को
सोचने और समझने के लिए प्रेरित करना भी होता है। तो ये निबंध का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी विषय है उस पर जो पाठक है उसको जानकारी तो उस विषय के बारे में प्राप्त हो जाएगी निबंध के जरिए, लेकिन दोस्तों उस पाठक को उस विषय के प्रति अपनी स्वयं की सोचने और समझने के लिए भी वह पाठक प्रेरित हो जाएगा। जैसे कि हम कोई भी निबंध पढ़ेंगे तो उस निबंध को पढ़कर हम अपनी जो बुद्धि है उसके विकास से मतलब अपनी बुद्धि के जरिए सोचकर कुछ और भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये निबंध का एक उद्देश्य होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार निबंध की परिभाषा। नंबर 1, मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार निबंध वह लेखन है जिसमें लेखक अपने विचारों और अनुभवों को प्रकट करता है जो उसे विश्लेषण और तर्क के द्वारा एक समग्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जो मैथ्यू है वो कहते हैं कि निबंध एक मतलब इस प्रकार का लेखन है जिसमें लेखक है जो निबंध को लिखता है वह अपने विचारों और अनुभवों को निबंध के जरिए प्रकट करता है, यानी कि निबंध के जरिए लिखता है जो उसे विश्लेषण और तर्क द्वारा एक समग्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं। नंबर 2, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध जीवन के किसी एक पक्ष पर विचार व्यक्त करने की एक साहित्यिक विधा है जो तार्किक, संयमित और विचारशील होती है। जहाँ दोस्तों शुक्ल जी कहते हैं जो निबंध है वह जीवन के किसी एक पक्ष पर विचार व्यक्त करने की एक साहित्यिक विधा है, यानी कि जीवन का कोई भी एक पक्ष रहेगा उस पर अपने विचार व्यक्त करने की एक साहित्यिक विधा है जो कि तार्किक यानी कि तर्क के साथ, संयमित यानी कि संयम के साथ और विचारों के साथ होती है, यानी कि तार्किक, संयमित और विचारशील होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत मैंने केवल 2 ही विद्वानों की निबंध की परिभाषा मतलब 2 ही विद्वानों के अनुसार निबंध की परिभाषा दी है, लेकिन दोस्तों यदि आप चाहो तो मैं और भी विद्वानों की परिभाषाएं आपको बता सकता हूं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। देखो एक तो आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की एमए की और अब आप लोग आ गए हो मुंह उठा के, तो फिर ऐसे में देखो तर्क भी नहीं बनता। यदि मैं 10-12 विद्वानों की परिभाषा यहाँ पे लगा भी दूं तो वो आप लोगों को एक प्रकार से बोरियत टाइप का हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि ये वीडियो बोर हो जाए, मतलब आप लोग ऐसा करो कि उसको देखो ही ना, मतलब मेरी आवाज़ आप लोग सुनो ही ना, तो फिर मैं ये नहीं चाहता हूँ। पता है मैं वेंटिलेटर से उठ के आया हूँ कल, और अभी मैंने मतलब वेंटिलेटर से उठ के मेरा सबसे पहला काम यही है कि मेरे को वीडियो बनाना है, और वीडियो भी कौन सा, स्टडी वाला। मेरे 3 चैनल हैं, 2 चैनल पर 30-30 हज़ार सब्सक्राइबर हैं और उस पर मैं स्टडी नहीं करवाता, तो मैं उन पे वीडियो भी नहीं डालता। मेरा मेन मोटिव पता है क्या है? आप लोगों को स्टडी कराना है। और पता है आप लोग क्या करते हो? आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, बस ऐसे ही आ जाते हो मुंह उठा के। और पता है मुझे पता है 100% आप लोग ये वीडियो देखोगे ना, आपका काम हुआ, बस भूल जाओगे मेरे को। मुझे याद है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, और यही दुनिया है। लेकिन दोस्तों मैं तो आपका हित चाहूँगा हमेशा और हमेशा, और इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे बुखार भी है और सर्दी भी है, मतलब क्या ही बताएं, लेकिन उसके बाद भी जोरदार तरीके से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। बाकी ये फालतू की बातें जो मैंने कर दी हैं, ठीक है, इसको दिल पे नहीं लेना। दोस्तों अब बात करते हैं निबंध के प्रमुख अंगों के बारे में। तो निबंध के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, परिचय, मुख्य भाग और तीसरा अंग होता है निष्कर्ष। सबसे पहले बात करते हैं हम निबंध के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों निबंध का जो पहला भाग है वह परिचय होता है, जिसमें लेखक विषय का परिचय देता है। जैसे कि मैंने इस वीडियो का परिचय दिया, ऐसे ही जो लेखक रहता है वह विषय का परिचय देता है। जो भी विषय रहेगा उस पर मतलब पहले परिचय देता है, ठीक है, ये याद रख लेना आप लोग। और पाठक को यह बताता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा। ऐसे ही जो लेखक है वो पाठक को बताता है कि वह किस विषय पर निबंध लिखने जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किस प्रश्न का इस वीडियो में उत्तर बताने जा रहा हूं, ऐसे ही लेखक क्या करते हैं, पाठक को बताते हैं कि वह किस विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं। इसमें लेखक विषय की महत्वता और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालता है। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वगैरह वगैरह, ऐसे ही लेखक भी क्या करते हैं, जो भी विषय है उसकी क्या महत्वता है और उसकी क्या प्रासंगिकता है
उस पर प्रकाश डालते हैं। परिचय संक्षिप्त होता है, स्पष्ट होता है और आकर्षित होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से आप लोग समझ लो कि जो भी परिचय दे, यानी कि जैसे कि मैंने इंट्रो दिया, वो एक प्रकार से संक्षिप्त हो, छोटा हो, स्पष्ट हो, सभी लोगों से समझ जाए, ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई समझ ही ना पाए, और एक प्रकार से आकर्षक भी हो, यानी कि लोगों को अच्छा भी लगे। ऐसा परिचय होना चाहिए ताकि वह पाठक का ध्यान आकर्षित कर सके और निबंध के मुख्य भाग के लिए रास्ता तैयार कर सके। अब ये सब जो बिंदु हैं, ठीक है, संक्षिप्तता, स्पष्टता, आकर्षकता, यानी कि ये सब बिंदु मिला दो और ऐसा निबंध लिख दो, ऐसा परिचय लिख दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पाठक का ध्यान आकर्षित हो जाएगा और वो क्या होगा, मतलब पूरा निबंध है ना, वह पाठक है ना पढ़ेगा। पहले परिचय में ही ऐसा कर दो, ऐसा परिचय दे दो कि वो पाठक है ना वो बोर ना हो जाए। यार बोर हो जाएगा तो फिर वो पढ़ेगा क्या, आगे मुख्य भाग को पढ़ेगा? परिचय ही खराब दे दिया यदि किसी लेखक ने, तो वो मुख्य भाग को क्या पढ़ेगा यार। तो दोस्तों यहाँ पर आप बात तो समझ गए होंगे कि जो विषय का परिचय है ना वह निबंध की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी कि परिचय से ही सब कुछ का पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं नंबर 2, मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी, यानी कि निबंध की जो बॉडी है वो क्या रहनी चाहिए। तो यह निबंध का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो मुख्य भाग होता है यानी कि बॉडी होती है, यह निबंध का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अब यहाँ ये बॉडी लिखा है, इससे मतलब ये नहीं जो आप लोग हाथों को फुला फुला के बॉडी दिखाते हो एक दूसरे को, वो नहीं भाई, ठीक है। बॉडी मतलब एक प्रकार से निबंध के बीच का हिस्सा, क्या निबंध में डला है, ठीक है, क्या निबंध में बताया जा रहा है। तो इसमें लेखक विषय से संबंधित और बताया जा रहा है वो पता है वगैरह वगैरह नहीं, जो भाई जो परिचय में दिया है ना वही तो उसी से संबंधित होगा ना सभी चीज। तो इसमें लेखक विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार प्रस्तुत करता है। इसमें विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाता है और तर्क के साथ अपने विचार, मतलब जो भी है लेखक है ना वो क्या करता है, तर्क के साथ व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को रखता है। अब जैसे लेखक बात कर रहे हैं देश सेवा के महत्व के बारे में और वही लेखक इस बीच करने लगे कुछ और बात, तो ऐसे नहीं भाई, देश सेवा का महत्व बताना है तो वही बताएंगे, ठीक है। तो इसमें विचारों को तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाता है ताकि हर बिंदु को स्पष्ट तरीके से समझा जा सके और जो निबंध के प्रत्येक बिंदु है उसे स्पष्ट तरीके से जो पाठक है वो समझ पाए। इसमें उदाहरण, तथ्यों और प्रमाणों का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों मुख्य भाग में उदाहरण, तथ्य और प्रमाण, इन तीनों चीजों का याद कर लेना, उदाहरण का, तथ्यों का और प्रमाणों का, इन तीनों चीजों का मुख्य भाग में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस बात को भूलना नहीं वरना मार मारूंगा एग्जाम में आके, वही एमए के एग्जाम में आके मार मारूंगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं निबंध के तीसरे भाग की, जो कि है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, ठीक है। इंग्लिश मेरे को ज्यादा आती नहीं, तो निष्कर्ष यह निबंध का अंतिम भाग होता है जिसमें लेखक अपने विचारों का सारांश प्रस्तुत करता है। तो भाई देखो ये तो आप लोग समझ गए कि पहले परिचय हो गया, उसके बाद मुख्य बॉडी हो गई, तो निष्कर्ष में क्या करेंगे, अंतिम भाग ही तो होगा निबंध का, ठीक है। तीन ही भाग होते हैं, परिचय, मुख्य भाग और मतलब उसको बॉडी बोलते हैं, और तीसरा है निष्कर्ष। तो ये तीन ही भाग होते हैं निबंध के। तो निबंध का ये अंतिम भाग होता है, ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है। जिसमें लेखक अपने विचारों का जो सारांश है कम शब्दों में बयां करता है। इसमें लेखक द्वारा पहले दिए गए विचारों का समापन और एक निष्कर्ष दिया जाता है, यानी कि जो भी पहले लेखक ने विचार दिए हैं, काय में विचार दिए, मुख्य भाग में, उन विचारों का लेखक समापन करता है और एक उन विचारों के आधार पर एक निष्कर्ष देता है, ठीक है। उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष देगा लेखक, ऐसे नहीं कि किसी भी मतलब विचार के आधार पर दे दे। बात हो रही है देश सेवा के महत्व की और लेखक कर दे कि कुत्ता क्यों नहीं खाना खाता, ऐसे तर्क दे के लेखक निष्कर्ष नहीं लिख सकता, ठीक है। तो मतलब ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, निष्कर्ष स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। अब ये बात तो आप लोगों को मैंने 30 बार बता दी कि जो निष्कर्ष है स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए और यह पाठक पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता हो। भाई जो पाठक है उस पर एक स्थायी प्रभाव छोड़े, इस प्रकार का मतलब प्रभाव छोड़े कि पाठक को समझ में आ जाए कि जो निष्कर्ष है आखिर है क्या। ऐसा नहीं कि निष्कर्ष ये भी धर दिया वो भी धर दिया और पाठक को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या यार, इसका कोई मतलब होता ही नहीं। तो इससे अच्छा तो पाठक मतलब भंडारे में जाके पुड़ी ही खा लेता रायता के साथ, और यह पाठक पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है।
इन तीनों अंगों के माध्यम से निबंध को स्पष्ट, तार्किक और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हिंदी निबंध के इतिहास के बारे में। मैं पहले ही बता देता हूं, इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला, क्योंकि देखो निबंध का वैसे इतिहास निकाल ले जाएंगे और हर एक निबंधकार के बारे में आपको बताएंगे तो 30 साल लग जाएंगे मेरे को। तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, दांत गिर जाएंगे, मैं ऐसे बोलूँगा ये दिख रहा, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसी पेज में मैं इस चीज़ को ख़त्म करने वाला हूँ। हिंदी निबंध लेखन है, इसका इतिहास भारत में साहित्यिक गतिविधियों के विकास के साथ गहरे रूप से जुड़ा है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। जो हिंदी निबंध लेखन है, इसका इतिहास भारत में साहित्यिक गतिविधियों के विकास के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। निबंध एक ऐसी साहित्यिक विधा है, तो भाई साहित्यिक विधा है ये, तो मतलब हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो साहित्यिक विधा लिख देना ये लाइन, वरना भूल जाओ, ठीक है। जिसमें लेखक अपनी विचारधारा, अनुभव और दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। तो निबंध में क्या करता है, लेखक अपनी विचारधारा को, अपने अनुभव को और अपने दृष्टिकोण को व्यवस्थित, यानी कि एक प्रकार से सही रूप से, एक प्रकार से अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विधा मानी जाती है। कौन मानी जाती है, निबंध, ठीक है, जो गद्य के रूप में विचारों के सहज और सरल रूप को दर्शाती है। हिंदी निबंध का इतिहास काफी विस्तृत और विविधतापूर्ण है, जिसमें समय समय पर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। तो भाई आगे का जो वीडियो है ना, मतलब आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग ऐसा है कि देखो, एक तो आप लोगों से पढ़ाई होती नहीं है, अब यहाँ से आगे यदि करेंगे तो आप लोगों को नींद आ जाएगी तो मेरा वीडियो कौन देखेगा, नहीं देखेगा तो फालतू में मेरा मतलब मूड पच्चाए क्यों करूँ यार। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो होता है समाप्त। इस वीडियो में आपको जो भी बुरा लगा हो उस पर यार बुराई मान लो, क्योंकि दोस्तों मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर, यानी कि इसी विषय पर आने वाला है, और इस विषय के मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराने वाला हूं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार, कितनी मेहनत कर रहा हूं यार, तुम लोगों को शर्म नहीं लगती। चलो ठीक है, गुड बाय, जय श्री राम।